हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं मयंक शर्मा। जैसे हम क्लास 11th की फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था सरल रेखा में गति। उसमें हमने एक टॉपिक जिसके ऊपर डिस्कस किया था उसका नाम था एसिलरेशन। एसिलरेशन हमने कंप्लीट करके हम आगे चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ रहे। तो लास्ट जब हमने क्लास खत्म की थी तो मैंने ग्राफ के बारे में आपको बोला था। तो इस चैप्टर में क्या है कि जो अपनी दूरी है या फिर हम ये बात करें वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, तो इसके कुछ ग्राफ्स बनते हैं जो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। तो आज हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ग्राफ हमारे काम में आते हैं या हमारे पेपर में आते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं उन्हें पहचानने के लिए, और कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि अगर कोई वस्तु है या फिर कोई गाड़ी है, कार है, वो अगर एक समान रूप से गति कर रही है तो उसका दूरी समय ग्राफ बनाइए या फिर विस्थापन समय ग्राफ बनाइए। ऐसे ग्राफ हमें बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम उन ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ग्राफ का थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। उस दिन भी मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया था, आज और बेसिक के बारे में बात करते हैं कि ग्राफ के जो बेसिक्स हैं, हमें कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है। हमें पता होना चाहिए कि इस ग्राफ में कौन सा की पॉइंट्स लग रहा है, ये ग्राफ सही है या नहीं। और कुछ ग्राफ्स ऐसे ही बताऊंगा कि ये पॉसिबल ग्राफ है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ग्राफ के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। तो बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स, ये जो बेसिक है वो केवल मोशन वाले चैप्टर के लिए लगेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया था उस दिन भी कि अगर कोई वाई अक्ष पर कोई क्वांटिटी है और एक्स अक्ष पर क्वांटिटी है और मुझे इस वक्र की क्या निकालनी है, ढाल निकालनी है। जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका स्लोप बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप या ढाल। ये क्या होता है? वाई अपॉन एक्स या डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता है। एक दूसरी चीज होती है एरिया अंडर द कर्व। ये भी क्या होता है? वक्र के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम क्या कहते हैं? एरिया अंडर द कर्व। जो क्या होता है? y मल्टीप्लाई एक्स। मतलब जो y एक्सिस पर जो क्वांटिटी दे रखी है उसका और x एक्सिस पर जो क्वांटिटी दे रखी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? एरिया अंडर द कर्व कहलाता है। अब देखिए एक और बात करते हैं। ये हो गया सिंपल सा। इसमें देखिए जितना y बढ़ रहा है उतना ही x बढ़ रहा है। मतलब एक समान अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। अब बात करते हैं कि हम ऐसे कैसे पता लगाएंगे कि ये ग्राफ बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। देखो, एक ग्राफ ऐसे बना देता हूं और सिंपल सा एक ग्राफ में ऐसे बना देता हूं। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा? तो हम किस प्रकार लगाते हैं? उसकी स्लोप देखकर। और स्लोप कैसे देखते हैं? जैसे कि इस ग्राफ पर दो पॉइंट में बना लेता हूं और इनकी हम क्या ट्रेजेक्ट्री, मतलब स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट खींचते हैं इस प्रकार। ठीक है, जो इसको स्पर्श करके जानी चाहिए। इससे हम इसकी ढाल देखेंगे, मतलब थीटा देखेंगे, थीटा 1 और यहाँ पर थीटा 2। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे और इसको हम ऐसे देख सकते हैं। थीटा 1, थीटा 2, यहाँ बी पॉइंट दे देता हूँ, इसको ए पॉइंट दे देता हूँ, इसको ए पॉइंट दे देता हूँ, इसको बी पॉइंट। तो देखिए ये थीटा 2 बड़ा है, ये थीटा 1 क्या है? छोटा है। इसलिए जो v है इसकी ढाल क्या है? कम है। किससे? ए से। मतलब ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि ए का थीटा 1 कम है, v का थीटा ज्यादा है। इसका मतलब v क्या है? वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष की तरफ घट रहा है। मतलब एक समान रूप से ये घट रहा है और ये एक समान रूप से एक समान रूप नहीं बोलेंगे, एक समान किसमें बोलेंगे? इसमें, कि एक समान रूप से बढ़ रहा है। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे कि इसमें क्या हो रहा है? वैल्यू बढ़ रही है। और इसको क्या बोलेंगे? घट रही है। ठीक है, इस तरह हम जो कर्व है इनको बेसिक इनका देख सकते हैं। और अगर वो 90, अगर इस थीटा की वैल्यू 90 से क्या है? कम है, तो ये जो स्लोप है अपना कर्व है वो पॉजिटिव। और अगर इसकी थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो क्या होगी? थीटा की वैल्यू या स्लोप की वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। वो कैसे होगी आप ये भी देख सकते हैं। देखिए टेन थीटा इजकल टू क्या होता है? लंब बटे
आधार। 10th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे। और यहाँ भी हम स्लोप कैसे निकालते हैं, देखो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, y अपॉन x होता है। तो ये एक लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो ये जो थीटा होता है वो क्या होता है, जो ढाल होती है वो किसकी वैल्यू होती है, 10 की। और 10 90 आपको मैंने जब बेसिक पढ़ाया था ASTC, तो देखो 90 से ज्यादा 80 तक तो 10 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस में होती है, इसलिए वो स्लोप क्या होता है, माइनस में होता है। अगर आपको ये बेसिक समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम जब ग्राफ्स देखेंगे तब आपको ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, कहीं घबराने की या टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो हम इस चैप्टर्स में कौन कौन से कर्व पढ़ेंगे वो देखते हैं। देखिए इसमें हम कौन कौन से पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे हम, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो यहां से स्टार्ट करेंगे, विस्थापन समय ग्राफ से, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे दूरी समय ग्राफ। और हम क्या पढ़ेंगे, त्वरण भी हमने पढ़ा है, त्वरण समय ग्राफ। वेग का भी पढ़ा है हमने, वेग समय ग्राफ। ऐसे कुछ ग्राफ्स हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट ये वाला है और एक ये वाला है। मोस्टली जो ये पूछे जाते हैं, एक तो वेग समय ग्राफ पूछा जाता है वेलोसिटी और टाइम का, और दूसरा पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का। तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो विस्थापन समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए यहाँ हम इसको डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन कौन से ग्राफ, अगर आपको पेपर में कुछ ग्राफ्स दे दिए जाएं और उसमें नॉर्मली सिंपली ये पूछा जाए कौन से ग्राफ, जो मोशन वाले चैप्टर बनेंगे उसमें सिंपली ये पूछा जाए कि कौन से ग्राफ वैलिड है और कौन से ग्राफ इनवैलिड है, तो हम उनका पता कैसे लगाएंगे। जैसे मैं आपके सामने कुछ ग्राफ्स बना रहा हूं, आप देखें ये क्या है, विस्थापन है, या सिंपली हम y और x लिख लेते हैं। और मैं आपके सामने एक ग्राफ बना देता हूं इस तरह का, y x आपके सामने ग्राफ बना देता हूं इस तरह का, और सिंपली y और x और आपके सामने इस तरह का ग्राफ बना देता हूं। और मैं आपसे पूछता हूं कि इन तीनों में से कौन से ग्राफ वैलिड होंगे इस चैप्टर में और कौन से इनवैलिड होंगे, तो उसका पता हम कैसे लगाते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, हमें क्या करना है, जो अपना एक्स अक्ष है उससे हम एक सीधी डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, और उसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा 4। यहां भी सिंपली कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए जो एक्स अक्ष है उस पर हम मोस्टली क्या रखते हैं, समय रखते हैं। और मैं बात सिंपली विस्थापन की कर लेता हूं कि हम वाई अक्ष पर विस्थापन मान लेते हैं। अब देखिए एक्स पर ये लाइन एक यहां काट रही है, एक यहां काट रही है, ये यहां पर काट रही है, और एक ये इस पॉइंट पर काट रही है, एक यहां पर, एक यहां पर, यहां 1 2 3 4 5 इस तरह से मैं दिलूं। तो देखिए एक्स जो कि क्या है, टाइम है, बात समझना, एक ही टाइम पर क्या वस्तु या कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति दो जगह उपस्थित हो सकता है, हो सकता है क्या। मैं कहूं कि कोई गाड़ी 1 सेकंड पर 2 मीटर पर है, और इसी बात को मैं बोलूं कि एक गाड़ी 1 सेकंड पर 4 मीटर पर है, तो ये बात पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए एक गाड़ी एक टाइम पर एक ही जगह उपस्थित हो सकती है, दो जगह उपस्थित नहीं हो सकती। और सेम फिनोमिना इस ग्राफ पर भी अप्लाई हो रहा है कि ये क्या है, 2 पॉइंट पर काट रही है, तो एक ही टाइम पर दो जगह स्थिति या पोजीशन होना इम्पॉसिबल है। इसी तरह हम जब ग्राफ 3 में देखते हैं तो उसमें भी हम क्या देखते हैं कि एक टाइम पर ये दो बिंदुओं पर ग्राफ कट कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि एक टाइम पर उस वस्तु की दो पोजीशन है जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ होंगे वो क्या होंगे, इम्पॉसिबल होंगे, इसलिए ये ग्राफ वैलिड नहीं है।
तो हमें सबसे पहले ग्राफ्स के बारे में पढ़ने जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्राफ वैलिड है और कौन कौन से ग्राफ इनवैलिड है। तो ऐसे ग्राफ्स की अगर हम उस पर एक्स एक्सिस से सीधी रेखा एक ड्रॉ करें और वो केवल एक ही बिंदु पर काटती है तो वो ग्राफ अपने वैलिड है। जबकि अगर वो ग्राफ दो बिंदुओं पर काट रहा है या फिर ये जो लाइन है ये ग्राफ को दो बिंदुओं पर कट कर रहा है तो वो ग्राफ इनवैलिड होते हैं। ये बात मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूं नोट कि यदि कोई सरल रेखा वक्र को दो बिंदु या दो से अधिक बिंदुओं पर काटती है तो वह वक्र वैध नहीं होंगे। मतलब वो क्या नहीं होंगे, वैलिड नहीं होंगे। यदि कोई एक स्ट्रेट लाइन कट टू कर्व इन 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स, दिस ग्राफ इज नॉट वैलिड। तो ये ग्राफ क्या नहीं होंगे, आपके वैलिड नहीं होंगे। तो हम अब वैलिड ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं कि वैलिड ग्राफ्स कौन कौन से होते हैं और उनकी फुल डिस्क्रिप्शन में बातें भी देखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अपने विस्थापन समय वक्र के बारे में या कर्व के बारे में। अब देखिए इसमें हम पहली स्थिति लेते हैं कि ये कोई अपनी y अक्ष है, ये अपनी x अक्ष है। ठीक है, ये अपनी y अक्ष है, ये अपनी x अक्ष है। अब y पर मैं डिनोट करता हूं विस्थापन, और विस्थापन हम s से डिनोट करते हैं और s को हम मीटर में। ये जो मैं आपके साथ हमने ब्रैकेट में जो लिखता हूं मैं वो क्या लिखता हूं, इसकी यूनिट लिखता हूं और इसको मैं लिख देता हूं टाइम यहाँ पे, और टाइम को मैं सेकंड में लिख देता हूं, या फिर आप s से भी डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, और आप सोच के बताइए कि ये किस स्थिति का कर्व है, ग्राफ है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये कोई मूल बिंदु है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, लेकिन वस्तु की जो स्थिति है वो क्या है, सेम है, इसी पॉइंट पर है। जैसे मान के चलिए ये कोई 15 है, पॉइंट 15 मीटर है और टाइम बढ़ रहा है लेकिन वो वस्तु मूल बिंदु से 15 ही मीटर दूर है। तो इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन ये हुआ कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, या फिर आप ये देखिए कि मान के चलिए कोई मार्कर है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। अब आपने देखा 8:05 पर ये मार्कर यही था और फिर 8:10 पर ये मार्कर यही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो वस्तु है वो कैसी है, विराम अवस्था में है, वो रेस्ट में वस्तु है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि वस्तु विराम अवस्था में है। अब इसका मतलब है कि वस्तु अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, वो स्टेबल है। और जब वस्तु विराम अवस्था में होगी तो क्या लिख सकते हैं, इसीलिए वेग क्या होगा इसका, वेग शून्य है। मतलब जब ये चलेगी नहीं तो इसका वेग क्या होगा, शून्य होगा। और जब किसी वस्तु का वेग शून्य होता है तो उसका त्वरण भी क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि ये प्रदर्शित क्या करता है। तो इसकी अगर हम स्लोप निकालें या ढाल निकालें तो यहाँ पर क्या है, ऊपर y अक्ष पर विस्थापन है और नीचे x अक्ष पर क्या है, टाइम है, समय है। और विस्थापन बटे समय हम पढ़ के आए हैं क्या दिखाता है, वेलोसिटी को दिखाता है, किसको दिखाता है, वेग को दिखाता है। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक स्लोप और एक एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो विस्थापन मल्टीप्लाई समय, ये कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसका कोई भी यूज नहीं है। इसका यूज क्या है कि अगर हम यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू मिलती है और समय की वैल्यू मिलती है, उनको हम आपस में डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेग मिलता है, उस वस्तु की वेलोसिटी मिलती है उस स्लोप से। तो ये हमारे लिए एक यूज है
लेकिन अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे यूज में कहीं भी नहीं आता, क्योंकि वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये आपने समझ में आया कि नहीं आया कि इस पे अपनी स्थिति नहीं बदल रहा है, इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट में है। दूसरी बात करें, जब वो रेस्ट में है इसका मतलब वो उसकी वेलोसिटी जीरो है, और अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो उसका एक्सीलरेशन, इसका मतलब त्वरण उसका कैसा होगा, शून्य होगा। अब बात करते हैं सेकंड कर्व की। ठीक है, तो सेकंड कर्व की बात करते हैं। ये देखिए, विस्थापन समय हम ग्राफ जितने भी पढ़ेंगे उनमें एरिया अंडर कर्व कहीं काम में नहीं आएगा, तो इसको हम हटा सकते हैं लाइन को। ये हमेशा सभी में वैलिड रहेगी, इसको भी हम हटा सकते हैं। अब हम केवल बात करेंगे वेग पर, वस्तु पर और उसके एक्सीलरेशन पर। तो देखिए, अब मैं इस स्लोप को या इस ग्राफ को ऐसा बना देता हूं, ये इसका स्लोप हो जाएगा, इसको हम थीटा से भी डिनोट करते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर हमें टाइम बढ़ रहा है 1 2 3 4, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसकी स्थिति भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे कि आप बात की करते हैं कि ये कोई अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपनी लाइन है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, आपको मैं लाइव एग्जांपल भी देके बताऊंगा। अब हम देखते हैं, अपनी घड़ी का टाइम स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड पर ही यहाँ था, 2 सेकंड पर ही यहाँ पहुंच गया, 3 सेकंड पर यहाँ, 4 पर यहाँ, 5 पर यहाँ, 6 पर यहाँ। मतलब लगातार ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और बढ़ता जा रहा है, कैसे बढ़ता जा रहा है, समान रूप से। जैसे कि 1 सेकंड पर मैं यहाँ, दूसरे पे यहाँ, तीसरे पे यहाँ, चौथे पे यहाँ। तो मैं अपनी पोजीशन पर सेकंड के हिसाब से एक एक करके इंक्रीज कर रहा हूं। इसका मतलब मैं किसी ना किसी फिक्स वेलोसिटी से, या फिर मेरा जो वेग है वो कैसा है, नियत है। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं कि वस्तु गति अवस्था में है। ठीक है, गति अवस्था में है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, वस्तु या फिर इसका जो वेग है वो कैसा है, नियत है। अब बात करते हैं हम एक्सीलरेशन की, त्वरण। तो त्वरण देखिए, त्वरण की हम जो डेफिनेशन पढ़ के आए थे, एक्सीलरेशन की जो डेफिनेशन पढ़ के आए थे, तो हमने उसमें देखा था कि द रेट ऑफ द चेंज, जब मतलब वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या होता है, जब वस्तु का वेग परिवर्तित होता है तब उसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। और यहाँ पर वेग कैसा है, इसका नियत है। चेंज इन द रेट ऑफ द वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी की जब रेट में चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जब टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में जब चेंज होता है तो क्या जनरेट होता है, एक्सीलरेशन जनरेट होता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं टाइम के हिसाब से वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है, इसका मतलब वेग नियत है। तो यहाँ त्वरण जो होगा, एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो, वस्तु गति कर रही है, आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन एक फिक्स वेलोसिटी से बढ़ रही है, मतलब एक समान वेग से बढ़ रही है, या जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी ही क्या बढ़ रहा है, उसका विस्थापन बढ़ रहा है। तो इसका मतलब उसका वेग कैसा है, नियत है। और नियत वेग से कभी भी अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो त्वरण उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, जब उसके वेग में परिवर्तन होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तब वो त्वरण उत्पन्न करती है। ये बात मैंने आपको इस लेसन में काफी अच्छे से बताई थी। तो एक ग्राफ आपका ये हो गया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आई थिंक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं थर्ड थर्ड पॉइंट की, या थर्ड ग्राफ की। यहां हम एक पॉइंट डाल लेते हैं तीसरा, और इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, और ये आगे भी जा सकता है। इसमें क्या हो रहा है, जो वस्तु है वो क्या कर रही है, गति कर रही है। इसमें क्या हो रहा है, वस्तु गति कर रही है, लेकिन वो गति कैसी कर रही है, धीरे 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 वो अपनी स्पीड को कम करती जा रही है। देखो, इसकी भी वैल्यू कम होगी, इसकी बढ़ रही, मतलब वो क्या हो रहा है, उसकी गति धीरे 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 क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वस्तु की जब गति कम होगी तब क्या होगा कि वस्तु गति अवस्था में तो है, वस्तु कैसी है, गति अवस्था में, गति अवस्था में
है और उसका वेग क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, वस्तु का वेग जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है। और इसमें स्लोप जो होगी, स्लोप की बात करें तो देखिए ये क्या होता है, एक्स अक्ष से ऐसे, तो ये थीटा की वैल्यू क्या है, 90 से ज्यादा है, तब इसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी ना इसकी स्लोप। और नेगेटिव भी हमें देखो क्या बताता है, जैसे स्लोप, स्लोप हमें क्या बताती है, देखो विस्थापन बटे समय। और स्लोप इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही है, स्लोप क्या दर्शाती है, वेग को, तो वेग भी क्या होगा, कम होगा या फिर नेगेटिव हो। ठीक है, बात करते हैं तीसरी, बात करते हैं फोर्थ कर्व की या फिर ग्राफ की। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसमें क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू 90 से कम होती जा रही है। अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट, इसको मिटा के दोबारा ही बना देता हूं। बात करते हैं फोर्थ की, तो देखिए ये वही y, ये वही x, x पे हमें क्या डिनोट करना है, t टाइम, ये y, इस पे हम s को डिनोट कर देते हैं s मीटर में टाइम से। अब बात कर लेता हूं मैं, देखिए एक कर्व बनाता हूं ऐसे। अब हमें देखना है, देखिए एक ग्राफ ऐसे खींचते हैं, एक ग्राफ इसका ऐसे खींचते हैं, एक थीटा टू ये, थीटा वन ए पॉइंट बी। ये क्या प्रदर्शित करता है, कर्व वेग को, क्योंकि हमने देखो यहां लिख देता हूं मैं, स्लोप इजकल टू विस्थापन बटे समय। और विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है। तो ये जो कर्व है ये क्या डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, वेलोसिटी वेग को। तो वी ए और वी वी दो पॉइंट है, तो बताइए यहाँ वेग ज्यादा होगा या यहाँ वेग ज्यादा होगा, यहाँ वेग ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका स्लोप भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थीटा टू की वैल्यू थीटा वन से क्या है, ज्यादा है। थीटा टू की वैल्यू क्या है, थीटा वन से ज्यादा है, इसलिए जो वी वेलोसिटी है ये ज्यादा होगी। और यहाँ वस्तु कैसी होगी, गति अवस्था में होगी। और गति अवस्था में होगी, उसके साथ साथ वस्तु कैसी करेगी, इसमें क्या होगा, असमान वेग होगा। असमान वेग का मतलब कभी कम कभी ज्यादा, कभी मतलब वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, त्वरण जनरेट होगा। और त्वरण भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। या फिर अगर इसको सीधा सा हम लिख सकते हैं कि त्वरण उत्पन्न होगा। इट इज क्लियर, क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण इसमें क्या होने लग जाएगा, जनरेट। इसमें क्या हो रहा है कि वो उसका जो वस्तु का वेग है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वेग बढ़ता जाएगा। इट इज क्लियर। फोर्थ कर्व आपको समझ में आया कि अगर ऐसे, अगर आपके पेपर में ग्राफ बन के आता है और उसमें पूछता है, देखिए चार ऑप्शन दे सकता है, एक ऐसे दे सकता है, एक ऐसे दे सकता है और एक ऐसे दे सकता है। और वो पूछ सकता है कि किस वक्र, कौन सा वक्र ये प्रदर्शित करता है कि वस्तु का वेग असमान रूप से बढ़ता है, तो फर्स्ट ये वाला, एक समान से बढ़ता है ये वाला, वस्तु विरामावस्था में ये वाला, और असमान रूप से घटता है तो ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट या फिर नेक्स्ट ग्राफ की बात करें तो देखिए क्या होगा, इसको मैं हटा देता हूं। ये ग्राफ्स आपको आना बहुत जरूरी है, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट जी में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये ग्राफ्स आने चाहिए। तो देखिए ये y, ये x, और x पर हम t को डिनोट करते हैं यहाँ। अब देखिए अगर मैं ग्राफ को ऐसे बना देता हूं,
ठीक है, इस पर मैं निकालता हूं ऐसे, और एक यहाँ पॉइंट इस पे निकालता हूं ऐसे। देखिए थीटा 2 और थीटा 1, यहाँ हम देखते हैं कि थीटा जो 2 है उसकी वैल्यू कम है, थीटा 1 की वैल्यू ज़्यादा है। ये भी ज़्यादा है, वस्तु गति अवस्था में असमान वेग है, लेकिन इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव का त्वरण उत्पन्न तो होगा, पर उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, जिसको हम मंदन भी बोल सकते हैं या रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन मंदन हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, रिटार्डेशन की बात छोड़ो, लेकिन इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा था इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि देखिए धीरे 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 इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, विस्थापन की कम होती जा रही है। इसको ऐसे बना सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्योंकि हमने कैसे पता लगा, अगर आपको कोई और भी ग्राफ दे दे तो उसका हमें क्या देखना है, स्पर्श रेखा खींचनी है, और फिर उसकी हमें क्या देखनी है, स्लोप देखनी है कि कहाँ स्लोप ज्यादा है कहाँ कम है। अगर यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो वो घटती जाएगी स्थिति उसकी, और अगर बढ़ता है मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब वो घटी अवस्था में आगे की ओर, या उसका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये बात होती है यहाँ तक की। इसमें हम देख लेते हैं कुछ कर्व्स को। अब हम बात करते हैं कुछ आगे के कर्व्स पर। ये नॉर्मली थे, उससे आगे हम थोड़ा सी और बात करते हैं कि हमारे पास 3-4 स्थिति पोजीशंस ऐसी हैं जिन पर हम देखते हैं कि ये कर्व कैसा होगा, कौन सी स्थिति का होगा। आइए उन पर हम बात करते हैं। यहां तक के कर्व्स आपको समझ में आ रहे होंगे। समझ में नहीं आते वीडियो को एक बार रिवाइंड करके जरूर देखें, वापस जरूर देखें। आई होप आपको समझ में आएंगे और बहुत अच्छे से आएंगे। अब देखिए मैं बता देता हूं एक कर्व ये, और आप खुद सोच के बताओ कि ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर वही एस मीटर में, और यहाँ पर टी सेकंड में, और ये शायद 6 नंबर का कर्व होगा। तो आप ये बता सकते हैं क्या कि ये जो अभी मैंने जो कर्व बनाया है वो क्या डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है। देखिए वही हम यहाँ पर अगर ट्रेजेक्ट्री स्पर्श रेखा खींचें, तो देखिए क्या दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सीधी सीधी सी देखें, एक बार मैं इसको दोबारा साफ करके बनाता हूँ थोड़ा सा सही ढंग से, इसको ऐसे। अब इसमें क्या है, ये जो ग्राफ खींचा जाएगा ना वो बहुत आगे तक जाएगा। इसकी जो स्पर्श रेखा है वो बहुत आगे तक जाएगी। जैसे कि एक तो इस पॉइंट की खींच लेते हैं और एक इस पॉइंट की खींचते हैं। ठीक है, इस पे हम बनाते हैं थीटा 1, इस पे बनाते हैं थीटा 2। तो देखिए थीटा 2 की क्या है वैल्यू, ज्यादा है थीटा 1 से। इसका मतलब इसका वेग तो बढ़ रहा है, इसका लाइन सुनना, इसका वेग तो बढ़ रहा है, लेकिन किधर की साइड आ रहा है, मूल बिंदु की साइड आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये x है, ये मूल बिंदु O है, और ये -x है, तो इस ये क्या कर रहा है, पीछे की साइड कोई वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। जैसे कि फिक्स पॉइंट मेरा O पॉइंट ये आगे x डायरेक्शन, पीछे -x डायरेक्शन, तो मैं यहां से लेके और पीछे की साइड गति कर रहा हूं। मतलब या क्या लिख सकता हूं मैं कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है, लेकिन -x दिशा में। किस दिशा में बढ़ रहा है, -x दिशा में इसका वेग बढ़ रहा है। ये हमें ग्राफ ये डिनोट करता है, क्या हो रहा है, इसका वेग बढ़ रहा है। ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस में इसका वेग बढ़ रहा है। ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे हम ट्रेजेक्टरी खींच के देख सकते हैं। या फिर स्पर्श रेखा टेंजेंट किसी पॉइंट की खींच के हम ऐसे देख सकते हैं। चलिए आइए और शुरुआत करते हैं हम, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस, चलिए एक क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे क्या है हमें पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये क्या है, एस मीटर में, टी सेकंड में। अब देखिए
ए बी सी और इस पॉइंट को बोल देता हूँ डी। ऐसे कोई कर्व दे रखा है और वो पूछता है कि ओ ए पर, ए बी पर, बी सी पर और सी डी पर कर्व की क्या स्थितियां हैं, मतलब इन्हें क्या देखकर हमें पता चल रहा है। या फिर पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित स्थितियों पर जो वस्तु की गति है वो कैसी है बताइए। तो देखिए जीरो से ए जा रहा है, इसका मतलब वो कैसी कर रहा है, एक समान गति कर रहा है, क्योंकि जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही विस्थापन बढ़ रहा है। ए से बी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहां वो कैसा है, विराम अवस्था में है। और बी से सी जा रहा है, इसका मतलब फिर से वो क्या कर रहा है, एक समान गति, वो भी कैसी, पॉजिटिव। लेकिन वो सी से डी तक आ रहा है, इसका मतलब वो कैसी कर रहा है, डिक्रीज, मतलब उसकी गति क्या हो रही है, कम हो रही है गति, या फिर उसका वेग बोल देते हैं, वेग घट रहा है। यहां क्या बोल देते हैं, वेग बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे कई बार क्वेश्चंस आपको पेपर में न्यूमेरिकल्स बोले या फिर ग्राफ के क्वेश्चंस बोले उनमें आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चंस की बात करें, या फिर नॉर्मली आप ये ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने 5 आपको जो ग्राफ्स के पॉइंट बताए थे वो आपने देखे और आपके समझ में आए होंगे। अब इससे थोड़ी सी आगे की हम बात कर लेते हैं। एक दो स्थितियां और हैं जो कई बार पेपर में पूछी भी जाती है और आपको नॉर्मली वो आपको समझ में भी आ जाएंगी। ऐसी उनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मली आप देखेंगे तो जरूर समझिए। देखिए एफ एम, आज का जो लेक्चर है वो ग्राफ्स का ही रहेगा और आगे आने वाला लेक्चर भी क्या रहेगा, ग्राफ का ही रहेगा। 0 T1, इस पॉइंट को देता हूं T2। अब आप बताइए कि 0 से T1 तक क्या है, T1 पे क्या है और T2 पर क्या है, किस किस के ग्राफ है। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि वस्तु का वेग जो हो रहा है वो घट रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है। लेकिन ये किस दिशा में बढ़ रहा है, माइनस एक्स दिशा में बढ़ रहा है। मूल बिंदु पर वस्तु आ रही है। इसका आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं कि आप एक बॉल लीजिए खेलने वाली, जैसे मार्कर है, इसको मैंने ऊपर फेंका और नीचे आ गया, लग गया। जैसे इसको मैंने ऊपर फेंका और ये नीचे आ गया। या फिर कैप को ले लीजिए, ये ऊपर फेंका नीचे आ गया। तो देखो जब मैंने इसको ऊपर फेंका तो क्या हुआ, नीचे से स्थिति इसकी मतलब जो वेलोसिटी थी वो ज्यादा थी, ऊपर जा जाके फिर ये लास्ट एक पॉइंट पर रोका, वहां इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और फिर नीचे आते हुए इसका वेग क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब जब हम कोई बॉल को या गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसका वेग क्या होता है, कम होता है, फिर वो एक पॉइंट पे जाके विराम अवस्था में आती है, रुकती है और वापस नीचे आती है, तब उसका वेग क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो ओ पॉइंट है ये क्या है, मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु। यहां पर वस्तु कैसी रहेगी, विराम अवस्था में। ठीक है, 0 से T1, यहां पर वस्तु क्या होगा, वेग घटेगा। एग्जैक्ट T1 पर क्या रहेगा, वस्तु वापस से किस में आ जाएगी, विराम अवस्था में आ जाएगी। और वस्तु विराम अवस्था में आ जाएगी तो फिर T1 से T2 क्या होगा, वस्तु का वेग बढ़ेगा, लेकिन कब किस साइड में बढ़ेगा, मूल बिंदु की ओर बढ़ेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये हम फेंकते हैं, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो नीचे से जब ऊपर जाता है तो वेग कम होता है, ऊपर जाके एक पॉइंट पर रुकता है, फिर वापस नीचे आता है तो इसका वेग बढ़ जाता है। तो सेम उसी का कर्व क्या है, ये है, जिसको आप प्रोजेक्टाइल मोशन परवलय भी बोल सकते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन आपके में है, उसमें हम आपको ऐसा ग्राफ बना के बताएंगे। उसमें एक वस्तु ऊपर जाती है फिक्स पॉइंट पर और फिर नीचे आ जाती है, जिसका एग्जांपल आपने बॉल का या गेंद का आपने लाइव एग्जांपल अपने जीवन में कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं एक और कर्व की। सेम ऐसा ही ये पॉइंट हमें लिखने पड़ेंगे, इसलिए एक और ग्राफ बना लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि ये एस मीटर में, ये टाइम, और इस तरह से वो ग्राफ बन जाता है।
इसमें बनता है माइनस में बनता है, यहाँ T1 यहाँ T2 यहाँ वही 0। इसमें क्या होता है कि मान के चलिए ये कोई गेंद है जो ये किस पर टकरा रही है, धरातल पर, धरातल पे टकरा रही है। जब हम इसको बॉल को नीचे से छोड़ते हैं तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है, फिर वो एक ब्रह्मावस्था में आती है और फिर बॉल धीरे धीरे ऊपर आती है, तब उसका वेग क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर देखिए मूल बिंदु पर ब्रह्मावस्था में सही है 0 से T1, तो क्या होगा, वेग उसका बढ़ेगा। फिर वस्तु ब्रह्मावस्था में और इसका क्या होगा, वेग घटेगा। लेकिन कब घटेगा, मूल बिंदु की ओर आने में घटेगा। जिसका एग्जाम्पल आप देखते हैं कि जब हम धरातल पर कोई बॉल मारते हैं तो हम स्पीड से मारते हैं, स्पीड से मारेंगे तो वो बॉल टकराएगी, वहां ब्रह्मावस्था में आएगी, एक स्टेबिलिटी में आएगी, स्टेबिलिटी में आने के बाद वो ऊपर आती है, तब उसका जो वेग होता है वो क्या होता है, कम होता है, घटता जाता है। आई थिंक जो आज मैंने आपके साथ एक ग्राफ डिस्कस किए थे वो आपको समझ में आए होंगे, आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, या फिर आप जब रिवीजन कर रहे होंगे कि रिवीजन का टाइम है तो आपके कुछ की पॉइंट्स या मैं बोलूं कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। और अभी मैं बात करता हूं दूरी समय ग्राफ के बारे में, उसमें भी आपके कुछ की पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। आज हमने जो विस्थापन समय की बात की थी उनमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैंने आपको बताया किस टाइप के आते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं दूरी समय ग्राफ की, कि दूरी समय ग्राफ के कुछ की पॉइंट्स की। हालांकि इसमें कुछ खास है नहीं, सेम ऐसा ही है जैसा कि विस्थापन समय ग्राफ था। तो देखिए दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखिए जो डिस्टेंस होती है जो वाई अक्ष पे होगी और एक्स अक्ष पे क्या होगी, समय होगी, समय होगा, और स्लोप क्या डिनोट करेगा, दूरी बटे समय इजकल टू चाल, और चाल हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो पहला की पॉइंट लिखेंगे, इसका वक्र सदैव धनात्मक होगा। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट लिखेंगे, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसीलिए इसका कर्व क्या होगा, धनात्मक। इसका स्लोप बोले तो ढाल चाल को प्रदर्शित करता है। फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो दूरी मल्टीप्लाई समय, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट नहीं करता है, इसलिए क्या लिखेंगे कि एरिया अंडर द कर्व इज नॉट डिनोट एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्रदर्शित नहीं करता, इसलिए ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो इस दूरी समय ग्राफ में ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं, क्योंकि देखिए जैसे हमने विस्थापन समय ग्राफ पढ़ लिया तो उसमें तो नेगेटिव में भी वैल्यू थी, पॉजिटिव में भी वैल्यू थी, लेकिन जब दूरी समय ग्राफ की बात करते हैं तो दूरी जो होती है वो हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव में होती है, इसलिए इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव में होती है, वो नेगेटिव में नहीं होती। और इसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट नहीं करता, इसीलिए ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है, केवल इस कर्व का स्लोप है। तो आई होप आज जो मैंने आपको ग्राफ्स के बारे में नॉलेज दी या आपको जो भी बताया वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके कुछ डाउट्स क्लियर भी हुए होंगे। ऐसी ग्राफ्स की जो आप प्रॉब्लम आएंगी वो आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। और आपको ये वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप मतलब हमें कमेंट करके बताएं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये रिविजन्स का टाइम है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो रिविजन्स भी हो जाएं और वो आपका जो छूटा हुआ कोई सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाए। आप हमें ऐसी प्यार एंड सपोर्ट करते रहें, और आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू, धन्यवाद।